ब्रेक पे जाने से पहले एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी कि नई सरकार बनने के बाद चेहरा कौन होगा महाविकास आघाड़ी का, अगर महायुति का अगर वो सत्ता में आते हैं तो। जफर इस्लाम साहब, संक्षिप्त में आपका जवाब चाहूँगा कि दो नेता दिख रहे हैं, एक शिंदे साहब, दूसरा देवेंद्र फडणवीस साहब, तो नया चेहरा कौन होगा, इन दोनों में से ही होगा क्या? और दूसरा कि देवेंद्र फडणवीस के बारे में कई जगह पोस्टर भी लगे कि हमारे अगले मुख्यमंत्री ये होने वाले हैं, तो देवेंद्र फडणवीस पहले भी अप्रत्यक्ष तौर पे अपनी इच्छा जता चुके हैं, तो उनको कितने समय तक मुख्यमंत्री कुर्सी से बाहर रखने की क्षमता की कोशिश कर पाएंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, आपके सवाल में ही एक ऐसी बात है जो हमें पहले जवाब देना जरूरी है। कितने दिन कुर्सी से, यहां कुर्सी का कोई खेल ही नहीं है। यहां किसी को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको कहते हैं। हमारी पार्टी में रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आप दायित्व है, दायित्व को निभाइए, कल को कोई और दायित्व मिलेगा उसको निभाइए। कोई परमानेंट नहीं है और कोई ये नहीं कि उसका ये नहीं कि उद्धव ठाकरे हैं तो वही नंबर 1 पे रहेंगे या शरद पवार जी हैं तो वही नंबर 1 पर, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हमारी पार्टी में किसी को भी कोई भी दायित्व दिया जा सकता है। आज वो मुख्यमंत्री, कल को सेंट्रल मिनिस्टर हो सकते हैं, कल को वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी हुए, कल को कैबिनेट मिनिस्टर भी हो, कुछ भी हो सकता है, पार्टी प्रेसिडेंट हो, मतलब कुछ भी हो सकता है। वो पार्टी इस तरह से नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा था मैंने जफर साहब कि जब सरकार बनी थी तो देवेंद्र फडणवीस साहब को सीएम नहीं बनाया गया था, तो ऐसी खबरें भी आ रही थी कि नाराजगी थी, तो बाद में फ़ोन कराया गया, फ़ोन करने के बाद वो उप मुख्यमंत्री के लिए तैयार हुए। खैर, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे 23 तारीख के बाद भी। आनंद दुबे जी, अगर आप ही की बात हम लेकर चलें तो शरद पवार इशारा कर चुके हैं कि जो गठबंधन में सबसे बड़ा होगा वही तय करेगा कि गठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। तो आप लोग क्या इसी विचारधारा के तहत चलेंगे, इसी फॉर्मूले से चलेंगे? देखिए, ऐसा है कि हमारे नेता ने चुनाव के पहले कहा था कि एक चेहरा लेकर चलते हैं जिसका लाभ मिलेगा, तो उस समय नेताओं ने कहा कि नहीं, चुनाव के बाद तय करते हैं, जिसकी सीटें ज्यादा होंगी वो उस समय देखेंगे। लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि महाविकास आघाड़ी का नेतृत्व तो उद्धव बाला साहब ठाकरे जी ही करेंगे। ये मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं। अब आप सोचेंगे कि ये कह रहे हैं तो क्यों कह रहे हैं, फिर कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होगा तो नाराज हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस को भी पता है, शरद पवार जी को भी पता है, और हमें तो पता ही है कि हमारा नेता ही नेतृत्व करेगा। नहीं, अनाउंस कर हमारा एक रणनीति का भाग है। आपसे थोड़ी सीखना है हमें राजनीति। आप तो 1980 में बने हैं ना, हम तो 1966 में बने हैं। आपसे पुरानी पार्टी है, हम बढ़िया जानते हैं कब क्या करना है। अरे हम बढ़िया जानते हैं। लेकिन अगर आनंद दुबे जी अरे दुबे जी, अगर आप ही के कह रहे हैं लोग चाहते थे एक चेहरा हो तो अच्छा फायदा हो, तो दिखा देते हैं उद्धव ठाकरे जी का चेहरा। आनंद दुबे जी, तो आप कह रहे हैं कि गठबंधन में, आनंद दुबे जी, गठबंधन में नंबर गेम में भले ही उद्धव गुट शिवसेना पीछे रहे, फिर भी नेतृत्व उद्धव गुट ही करेगा, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, पीछे रहने का सवाल ही नहीं उठता है। जितनी सीटें हम लड़े हैं उसमें से बेहतर प्रदर्शन करके हम सीटें लाएंगे। स्वाभाविक सी बात है कि कांग्रेस हमसे 10-5 सीटें ज्यादा लड़ रही है, तो हो सकता है उसके नंबर हमसे 2-4 बढ़ जाए। लेकिन हमारे यहाँ बड़े छोटे का कोई प्रश्न नहीं। तो नंबर बढ़ जाते हैं, नंबर बढ़ जाते हैं, फिर भी नेतृत्व आप ही करेंगे। नंबर बढ़ जाए फिर भी उद्धव ठाकरे नेतृत्व करेंगे। बढ़ जाएंगे चाहे घट जाएंगे, नेतृत्व हम ही करेंगे। यस, उद्धव ठाकरे जी ही नेतृत्व करेंगे। सतीश के सिंह, ऐसी हालत में एमवीए कितना एकजुट रह पाएगा? आप बहुत आगे चले जा रहे हैं। आपने झारखंड को तो छोड़ ही दिया है। लेकिन हाँ, नहीं, अभी आ रहे हैं दोनों युतियों में, दोनों गठबंधनों में चीड़ फाड़ तोड़ फाड़, तोड़ फाड़ चुनाव के बाद होना तय है। जो मुख्य पार्टियां वो तो अपनी एक जगह रहेंगी, लेकिन इसके अलावा बाकी अभी तो ये भी तय होना है कि कौन असली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, कौन असली में घुस जाएगा, कोई बाहर निकल जाएगा। लेकिन ये सब लिख के रख लीजिए कि ये कोई लहर का चुनाव तो महाराष्ट्र में नहीं है, और अगर नहीं लहर है तो जो चुनाव में जो नतीजे आएंगे उसी से लहर पैदा होगी। तो कौन किधर चला जाएगा, क्या होगा, हम कुछ नहीं कह सकते, और यही होगा
तो इसलिए तय हुआ होगा कि कौन नाम दे रहा है, सब अभी नतीजे आने दीजिए। ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं तो हम लोग झारखंड पे भी जाने ही वाले थे। अब झारखंड पे चलते हैं, चूंकि समय हमारे पास मुश्किल से 10 मिनट का बचा हुआ है। झारखंड के जो एग्जिट पोल के आंकड़े आए हैं वो वाकई वहाँ पे टफ फाइट एग्जिट पोल भी दिखा रहा है। जो चाणक्य कह रहे हैं 45 से 50 एनडीए को, इंडिया को 35 से 38, मैट्रिज कह रहे हैं एनडीए को 42 से 47, इंडिया को 25 से 30, 1 से 4 अन्य को दे रहे हैं। पीपुल्स पल्स एनडीए को 44 से 53, इंडिया को 25 से 37 और अन्य को 5 से 9। एक्सिस माई इंडिया ये बिल्कुल अलग एग्जिट पोल दे रहे हैं, एनडीए को 25, इंडिया को 53 और अन्य को 3। और जेवीसी हैं जो एनडीए को 40 से 44, इंडिया को 30 से 40 और अदर्स को 1 दे रहे हैं। जफर इस्लाम साहब, जो घुसपैठिए वाला दांव बीजेपी चला था झारखंड में बहुत चला नहीं लगता है। अरे झारखंड इज मतलब आपको कोई संदेह है? यू हैव एनी डाउट? वी हैव नन। वी कंफर्टेबली जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। झारखंड में तराई तराई कर रही है करप्शन इस तरह से। और मुख्यमंत्री देखिए जिस तरह से करप्शन कर रहे हैं, हर जगह लैंड खरीद लिया, ले लिया है, दबोच लिया है अलग अलग नाम से। कहीं पर सोरेन नाम रखते हैं कॉमन और बाकी कुछ नहीं, चेंज करते रहते हैं। ऐसे में आवाज आ रही मेरी? हाँ आ रही आवाज। तो ऐसे में वहां की जनता, मैं खुद झारखंड 25 बार गया इस पूरे इलेक्शन से पहले, और वहां जो देखा आम जनता में बिल्कुल तराई तरह वो चाहते किसी तरह सरकार जाए, इसलिए कि यहाँ तो खाने पकाने वाली सरकार है, सिर्फ अपना फायदा उठाने वाली सरकार है और खुद जो बटोरने वाली सरकार है। तो वहां पर तो आप देखिए कितने अधिकारी परेशान हो गए हैं। वहां पर इस तरह से करप्शन कराया जा रहा है, कितने अधिकारी उसमें मिलके, कई अधिकारी जेल में भी गए हैं, खुद मुख्यमंत्री को जेल में जाना पड़ा। और इस कदर रैम्पेंट करप्शन हुआ है साहब कि आप झारखंड के इतिहास में इस तरह का करप्शन नहीं हुआ है। तो जनता भी तो देख रही है ना। जनता को आप ऐसा थोड़ी सोचते कि उनके आंखों में धूल झोंक के आप जीत जाएंगे। ये हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जफर इस्लाम साहब, जब महाराष्ट्र के आंकड़े थे तो आप एग्जिट पोल के साथ थे और एग्जिट पोल से आगे के आंकड़े आप दे रहे थे, लेकिन झारखंड के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उससे आप बहुत सहमत मुझे दिख नहीं रहे। नहीं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि एग्जिट पोल छोड़ दिए, मैं तो एग्जिट पोल पर नजर भी नहीं डाल रहा हूं। मैं तो कह रहा हूं अपने आंकड़े 50+ में होंगे, बस ये बता रहा हूं। ये और आंकड़े में बता रहा हूं 50+ यहाँ 81 में 50 के आसपास होंगे हमारे, कम से कम। अब जी अवधेश कुमार जी, अवधेश कुमार जी, भाजपा का ये दावा, झारखंड में झारखंड का एक वीडियो मेरा बहुत वायरल हुआ था, इसलिए कि मैं एंकर से लड़ रहा था इसी बात पे। और आज उस एंकर में थोड़ा देर पहले आपसे उस चैनल में था, मैंने दिखाया उसी चीज को। दे वर ट्राइंग टू रिडिक्यूल कि मैंने ये गलत है, लेकिन इवेंचुअली वही हुआ जो सही हकीकत थी। आज भी मैं कह रहा हूँ, आपसे मिलूंगा 23 तारीख को। हमारे दुबे जी भी मालूम है मुंबई के ही हैं, और मुलाकात होती है, चाय भी पिलाऊंगा और फिर बताऊंगा कैसे क्यों हारे, उसको भी हम पूरा पूरा डिटेल में बताऊंगा दुबे जी को। और उनको पता भी है वैसे, लेकिन फिर भी बताऊंगा उसमें जब मौका मिलेगा तो। झारखंड में सबसे ज्यादा 37 सीट बीजेपी को मिली थी उसके इतिहास में 2014 में। उसके आगे कभी बढ़ी नहीं। उसी प्रकार से पिछली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी अपने इतिहास की सबसे ज्यादा 30 सीटें मिली थी। कांग्रेस को भी सबसे ज्यादा 16 मिली है जब से झारखंड बना है। तो अभी तक ये पार्टियां पीक पर पहुंच चुकी हैं। अब उसके ऊपर अगर जाना हो तो फिर तो कोई बड़ा लहर चाहिए। देखिए झारखंड में भी महाराष्ट्र की तरह जो दिखाई दे रहा था कि झारखंड में भी लड़ाई बहुत टफ है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में भी और कोल्हान के क्षेत्र में, 2 क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी स्ट्रगल कर रही थी। उन्होंने रिकवर किया है, ऐसा नहीं कि पिछले चुनाव से रिकवर नहीं किया है, लेकिन रिकवर कितना किया है कि दोनों को मिला देंगे तो 18, 14, 32 सीटों में से बीजेपी को केवल 3 सीटें आई थी। अब ये 3 सीटों का कारण वो पीछे रह गई थी। तो इस 32 सीट में से भारतीय जनता पार्टी अगर मान लीजिए 12, 13, 14 सीटें ले आती है, तब उसकी सरकार बनने की संभावना बनती है। तो भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रिकवर किया है, लेकिन उनके अपने विद्रोही देखिए 10 से 11 सीटों पर बीजेपी के मजबूत उम्मीदवार खड़े थे।
शुरू में मनाने की कोशिश नहीं हुई। बाद में जब शिवराज जी चौहान गए बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ लोग अड़े रह गए। मैं उन सीटों के नाम बता सकता हूं। तो एक समस्या बीजेपी के साथ वहां रही है। लास्ट में कुछ लोगों को बैठाने की कोशिश की गई, जैसे बाबूलाल मरांडी जी के खिलाफ एक उम्मीदवार पार्टी के थे, वो लास्ट दिन जाके वो बैठे हैं। तो ये बीजेपी को क्षति पहुंचा रहे थे, लेकिन ओवरऑल जो वातावरण था उसमें वो बीजेपी के एज में था वहां। लेकिन आपने जो इतिहास की बात की कि सबसे ज़्यादा सीटें बीजेपी को इतिहास में मिली, इससे ज़्यादा कितनी मिलेंगी कहना देखना होगा। त्रिवेदी जी, इतिहास से थोड़ा सा आगे बढ़ें तो हमने देखा है कई सारे आदिवासी नेताओं को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने में मिलाया, पार्टी तक को मिलाया। तो उसका फायदा क्या ज़मीन पर दिखेगा नहीं नतीजे में? विजय त्रिवेदी जी से संपर्क हमारा कट चुका है। सतीश के सिंह साहब, यही सवाल मैं आपके पास लेकर के आऊँगा। ये कहना है कि आदिवासी लोग बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं आए, लेकिन जबकि पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि कई आदिवासी नेता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, जो वहाँ के कद्दावर नेता थे, यहाँ तक कि पार्टी तक यहाँ पे विलय हो गया मरांडी साहब का। तो इसका फ़ायदा नहीं दिखेगा या फिर बिल्कुल जेएमएम लीड करेगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना था लक्ष्मण जी कि जो है वहाँ पर सोरेन थोड़ा अकेले पड़ गए। सोरेन को जो सपोर्ट चाहिए था कांग्रेस से वो उनको उतना शायद नहीं मिला। लेकिन मैं थोड़ा जब देख रहा हूँ, सोचने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे भाई पूरे मुसलमानों को आप घुसपैठिया बता देंगे तो एक मुश्त तो वोट करेगा ना। और एक आदमी जो दाढ़ी अपने पिता की तरह बढ़ा के रह रहा हो तो आदिवासी इतना पलट जाएगा कि सब पूरा भाजपा में चल जाएगा। तो ये हमारे समझ में आ रहा है। और महिलाओं का जहाँ तक सवाल है, जो एक युवती को फायदा पहुंचा सकती है महाराष्ट्र में, झारखंड में कल्पना सोरेन, और यहाँ पर महिलाओं के लिए कुछ कार्यक्रम है, वो फायदा होगा। तो ये कोई झारखंड के बारे में मैं अभी भी मानता हूँ कि बीजेपी का संगठन बहुत तगड़ा होता है, उनका काम करने का शैली, और झारखंड उनके लिए एक ट्रॉफी भी है, वो ठीक है। लेकिन अभी जो सूंघने में नजर आ रहा है, कई लोगों ने बीजेपी के बताया मुझे कि लड़ाई टफ है, हम सीट कैसे प्रेडिक्ट कर देंगे। वो तो हम एग्जिट वाले तो अपने आप को एग्जैक्टिव पोल बनाते हैं, लेकिन मैं उन एग्जैक्ट विजय त्रिवेदी जी, सतीश जी ने बहुत बड़ी बात कही कि यहाँ पे सिर्फ घुसपैठिए कहने से सारे सासरे अल्पसंख्यक को आप एकजुट होने का मौका दे देते हैं। बात कर रहे हैं आज भी दफना। हाँ, कुछ कर अवधेश जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए। एग्जिट पोल को सतीश जी बहुत पहले से दफनाने की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि देखिए, एग्जिट पोल को सब लोग नकारते हैं, ओपिनियन पोल को तो मानता हूं, लेकिन एग्जिट पोल अगर ईमानदारी से और उसके जो सुनिए इसीलिए बोल रहा हूं कि कुछ ऐसी संस्थाएं आ गई हैं, जैसे 122 से 166 दिखा रही है। इतना अंतर अगर दिखाती है, 89 से आप 122-24 दिखा रहे हैं। जी, माफी चाहूंगा, आप कह रहे हैं बहुत पते की बात, लेकिन माफी चाहूंगा, समय थोड़ा सा कम है। अंतिम कमेंट में विजय त्रिवेदी जी का लूंगा। विजय त्रिवेदी जी, झारखंड के जो एग्जिट पोल आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि हकीकत के कितने करीब हैं? और दूसरी बात जो सतीश के सिंह साहब ने कहा भी कि घुसपैठिए कहने का दांव जो है उल्टा भी पड़ा, इस मायने में कि एक खास समुदाय को आपने एकजुट होने का मौका दे दिया और आदिवासी बिल्कुल हट तो सकता नहीं जेएमएम से। बिल्कुल ठीक बात है कि यदि घुसपैठियों का मसला यदि यूनाइट कर देगा माइनॉरिटी को, तो वो बिल्कुल अलग तरीके के नतीजे देगा। जो कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिल रहा सोरेन साहब को, उसका भी वो कंपनसेट कर सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक गैर आदिवासी को मुख्यमंत्री बनाने की बात की, रघुवर दास को, और पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा। इस बार तो आदिवासी जो नेता थे वो आदिवासी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है, और गैर झारखंडी जो नेता हैं उन्होंने चुनाव लड़ा, हेमंत सोरेन ने, शिवराज जी ने और दूसरे ने, योगी जी ने। तो उसका असर भी होगा। और भ्रष्टाचार का जो मसला था वो हेमंत सोरेन के खिलाफ नहीं चल पाया। तो बड़ा एक वो है, नहीं चल पाया। ये आपने बहुत बड़ा फैक्टर आपने टिक करें, लेकिन वो कोशिश कितनी सफल हो पाएगी पक्के तौर पे तो हम लोग 23 तारीख को कहेंगे। लेकिन झारखंड चुनाव के नतीजे एक और चीज़ को तय करेगा, वो है आपको शिवराज सिंह चौहान
केंद्रीय नेतृत्व में उनका जो रोल रहने वाला है इसको लेकर भी, चूँकि उन्होंने वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है और झारखंड ने पूरा दमखम लगा दिया है, तो ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन हम लोग की ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी। 23 तारीख को हम लोग सारे अटकलों पर फिर से बातचीत करेंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।